नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है और प्रस्तुत है मेरे धारावाहिक फर्ज का अगला भाग 4। आपने अभी तक मालती जी की जो कहानी सुनी है उसमें जो चरित्र हैं मैं आपको उनके नाम बतला देती हूँ। मालती जी की पुत्री रुचि है और मालती जी के पति वर्मा जी हैं जिनसे कि उनका तलाक हो चुका है। और मालती जी के पति वर्मा जी की दूसरी पत्नी है नीरू और उनके 2 बेटे हैं चंदन और वंदन। बेंगलोर में मालती जी की कामवाली का नाम विशाखा है और कॉलोनी में रहने वाले अस्पताल के डॉक्टर बत्रा और ऑपरेशन करने वाले मालती जी का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन करा है अपोलो में डॉक्टर रेड्डी ने। और हॉस्टल में साथ रहने वाली रुचि के साथ जो रह रही थी उसका नाम था राधिका, जो कि काला जादू भी जानती थी, जिसके कारण रुचि बहुत परेशान हुई थी। और रुचि की सीनियर है कामिनी। रुचि से पहले राधिका के साथ रीटा रहती थी जिस पर कि राधिका ने काला जादू किया था। मालती जी के ऑफिस की सहकर्मी आशा है और आशा की बेटी रेवती, जिसके साथ रुचि कुछ समय रही और बाद में रुचि ने रेवती के ही कॉलोनी में फ्लैट ले लिया था। जी हाँ, कहानी में अभी तक आपने देखा मालती जी जो कि तलाकशुदा थी, सेवानिवृत्ति के उपरांत वह अपनी बेटी के साथ बेंगलोर में रहना चाहती थी, परंतु उनकी बेटी अमेरिका चली गई थी अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद में। अब सेवानिवृत्ति के बाद वह उन्हें अमेरिका लेने के लिए आई थी और उनका ख्याल था कि बंगलौर वाला फ्लैट बेचकर दिल्ली में ही मालती जी, जहाँ की उनकी बहन और उनके तलाकशुदा पति वर्मा जी का घर था और जहाँ की उसकी सरकारी नौकरी थी, वहाँ ही रह लेगी। परंतु बंगलौर में जब रुचि ने बताया कि वह अपने सहकर्मी से अमेरिका में सगाई करना चाहती है, तो उसकी मम्मी मालती जी बेहद घबरा गई थी, क्योंकि उनका अपना वैवाहिक जीवन सही नहीं था और उन पर इतना असर हुआ कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। अब रुचि ने उनका ऑपरेशन करवाया। संयोग से जहाँ पर कि हॉस्पिटल था उसके पास ही चंदन का घर था और चंदन ने रुचि को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और रुचि वहाँ पर चली आई थी। रात को वह वहाँ रही क्योंकि मम्मी के पास आईसीयू में कोई भी रहने के लिए किसी को आने भी नहीं दे रहे थे। तो सवेरे जब वह उठी रुचि, तो वह हैरान रह गई थी क्योंकि चंदन नहीं दिख रहा था। तो आइए अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। सवेरे जब वह उठी और उसे चंदन नहीं दिखा, तो चंदन ने बताया कि वह उसकी मम्मी के पास गया था और अभी तक उनको होश नहीं आया है। तो मम्मी को अभी तक होश नहीं आया और वो आईसीयू में ही है, ये सोचते हुए रुचि बहुत परेशान हो रही थी। हालांकि चंदन ने उसके सामने खाने का बहुत सारा सामान रखा था और कुछ कुछ तो उसको भूख भी लग रही थी, उसका मन कर रहा था कि वह भी कुछ खा ले। पर जब चंदन ने बताया कि यह सब सामान उसकी मम्मी ने भेजा है, तो सुनकर उसका कुछ अंदर से कुछ टूट सा गया था। मम्मी तो मालती जी ही थी ना। वो मम्मी अनजाने ही आज उसे पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु बहुत सी परेशानियां भी तो मुंह बाए खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि सर्जरी होने के बाद मम्मी कब तक ठीक होगी, क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कुछ समय बाद उनकी अमेरिका जाने की टिकट थी। अब वो दोनों कैसे जाएंगे, कौन ख्याल रखेगा मम्मी का। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि रुचि में क्या किस्मत लेकर आई हूँ।
सब कुछ होते हुए भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची सिर्फ तू ही तो मेरी है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं एक दिन तू भी। पर वो फिर अपने आप को संभाल लेती थी और हंसते हुए कहती थी, अच्छा है, चल तेरी शादी हो जाएगी, फिर तुझे खुश देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी भी जी जाऊंगी और तेरे बच्चों में ही मैं तुझे फिर से ढूंढ लूँगी। चुप रहो मम्मी, सारा दिन जाने क्या क्या सोचती रहती हो। रुचि हमेशा मम्मी से ऐसा ही कहती थी। यही कुछ सोचते हुए रुचि की आँखों से पानी भी बह रहा था और उधर पवन के भी लगातार मैसेज आए जा रहे थे। पवन ही तो था जिससे रुचि अमेरिका में शादी करना चाहती थी और अपनी मम्मी को उससे मिलवाना चाहती थी। उसने तो मैसेज में यही लिखा कि वो बहुत बेचैनी से रुचि के इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे मम्मी के आने के बाद वो दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। कुछ समय बाद जब छुट्टी लेंगे ना, तो हम इंडिया में एक बढ़िया पार्टी भी करेंगे। वो तो अपने सपनों में ही खोया हुआ था। पर जब रुचि ने उसे मम्मी की हालत के बारे में बताया, तब से वह भी अपने मैसेज से कभी चिंता जता देता था, कभी कोई सपना बता देता था। उसके मैसेज भी लगातार बजते जा रहे थे। चंदन ने फिर आकर रुचि से कहा, दीदी आप पहले अपनी चाय पी लो और कुछ खा लो, मैं तो फिर ऑफिस चला जाऊंगा और आप बड़ी मम्मी के पास चले जाना। शाम को मैं हॉस्पिटल में ही आ जाऊंगा। बड़ी मम्मी, मन ही मन भुनभुनाते हुए रुचि ने कहा, कौन सी बड़ी मम्मी? मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है, तेरी नहीं। ना तो वह तेरी बड़ी मम्मी है ना छोटी। वैसे तो वह तेरी मम्मी ही नहीं है। पर फिर वह चुप हो गई। कुछ बोल थोड़ी ही सकती थी, मन ही मन भुनभुना रही थी। बस उसने सीधे में इतना बोला, नहीं नहीं अभी मुझे मन नहीं है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, अभी यहाँ कुछ खाने को मन नहीं है, मैं वहाँ ही खाने को कुछ देख लूँगी। थैंक्स, तुम परेशान मत हो ना, कोई ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। चंदन का बार बार इतना अपनापन दिखाना रुचि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर अस्पताल के लिए चल दी। अस्पताल में जाकर रुचि ने देखा कि उसकी मम्मी अभी भी आईसीयू के बाहर वाले रूम में स्ट्रेचर पर ही थी। अंदर बैठी नर्स ने बताया कि उन्हें अभी होश नहीं आया है, जैसे ही होश आएगा वह बता देंगे। उसके बाद उन्हें आज ही दूसरे कमरे में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके कहकर वह बैठ गई। मम्मी ने हमेशा से रुचि की और अपनी एक फैमिली इंश्योरेंस भी ले रखी थी। हालांकि रुचि की अपनी कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस भी थी और मालती जी को भी सरकारी मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन फिर भी मालती जी ने एक प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले रखी थी जो अब काम आ रही थी। रुचि ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा उसकी मम्मी के लिए एक सेपरेट और बढ़िया रूम दिया जाए, अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी होगी तो वो कर देगी। पवन की भी लगातार वीडियो कॉल आए जा रही थी। रुचि अकेले बैठकर परेशान भले ही हो रही थी, लेकिन बंगलौर और अमेरिका के अकेलेपन ने उसमें काफ़ी परिपक्वता ला दी थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रही थी। उसे आज ख्याल आ रहा था कि मम्मी को भी नौकरी के साथ उसे संभालना कितना मुश्किल होता होगा ना। आज वो यही महसूस कर रही थी। उसके स्कूल की छुट्टियों में ऑफिस के पास में ही वह रुचि को पेंटिंग क्लास या ऐसे ही कुछ क्राफ्ट वगैरह सीखने के लिए भेज देती थी। स्कूटी पर उसे लेकर आना जाना मम्मी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। कितनी बार तो मम्मी उसे अपने ऑफिस में ही लेकर बैठी रहती थी। रह रहकर उसको पापा पर भी गुस्सा आ रहा था। कहने को तो मम्मी के सब है, पर करने के लिए मम्मी का कोई भी नहीं। चंदन के लिए भी तो उसके मामा आकर बहुत सा सामान दे जाते हैं। चंदन की मम्मी नीरू की तो मौज है, पापा भी मिल गए, बच्चे भी मिल गए
और अपने भाई बहन भी मिल गए। और मेरी मम्मी, वो अभी इन ख्यालों में खोई ही थी कि तभी एक नर्स ने आकर बोला, मालती जी को होश आ गया है, उनके साथ कौन है। आईसीयू से स्टाफ की आवाज़ सुनने के बाद रुचि के ख्यालों का तारतम्य टूटा और उसने कहा, मैं हूँ इनके साथ। और भागकर वह मम्मी के पास गई तो देखा मम्मी ने आंख तो खोल ली थी, लेकिन वो अभी हिलने डुलने में असमर्थ थी। ग्लूकोज की बोतल और भी 100 तरह के तार उनके बेड पर लगे हुए उनकी हर गतिविधि मॉनिटर कर रहे थे। मम्मी ने आंख खोलकर रुचि की ओर देखा तो रुचि ने मम्मी का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, पर हाथ पर लगे हुए इतने सारे टेप और सुइयों के निशान देखकर वह थोड़ा दूर हो गई कि कहीं उसके हाथ लगाने से मम्मी को दर्द तो नहीं होगा। रुचि के बार बार मम्मी मम्मी कहने पर भी उन्होंने सिर्फ आँख खोलकर देखा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि आज दोपहर तक इन्हें रूम नंबर 306 मिल जाएगा। आप चाहो तो इनका सामान रूम नंबर 306 में रखवा दो। लेकिन उनका सामान क्या था? कुछ भी तो नहीं। हाँ, शाम को जाकर चंदन के घर से मैं अपने कपड़े वाला बैग ले आऊँगी। कुछ ऐसा ही सोचते हुए वह रूम नंबर 306 को तैयार करवाने के लिए चली गई। उसके बाद उसने कैंटीन से कुछ खाने के लिए लिया। इतनी देर में ही रेवती का भी फ़ोन आ गया था। रेवती मम्मी की सहेली आशा की बेटी थी, जिनके पास में कि रुचि जब कॉलेज के हॉस्टल से निकलकर कुछ दिन रही थी और रेवती ने रुचि की बहुत सहायता करी थी। रेवती रुचि की बहन के जैसे ही हो गई थी। रेवती ने बताया कि वह डॉक्टर बत्रा के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मम्मी की ब्रेन सर्जरी हुई है, अब मम्मी ठीक है क्या? मालूम नहीं दीदी, अभी तो मम्मी को होश भी नहीं आया है। अच्छा, कौन से नंबर में हो तुम? अभी तो मम्मी भी कमरे में नहीं आई। ठीक है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बतलाना, मैं भी आने की कोशिश करूँगी। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ज़रूरत होगी तो मैं आपको ही तो बतलाऊँगी। आप विशाखा को कह देना कि अभी मम्मी अस्पताल में ही है, इसलिए अभी घर की साफ़ सफाई के लिए आने की कुछ दिन ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो मैं बतला दूँगी। ठीक है, उधर से आवाज़ आई। रुचि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी को वो किसके पास छोड़ेगी या कि वो अमेरिका कैसे जा पाएगी, क्या करेगी। कैंटीन से चाय पीकर और कुछ खाने के बाद वो सिर्फ अस्पताल में ही गई। हमेशा तो मम्मी ही उसका ख्याल रखती थी, ज़रा सी परेशानी में भी मम्मी उसका साथ देती थी। आज मम्मी को इस हालत में देखने के बाद वह कितनी अकेली हो गई थी ना। जब वो आईसीयू के कमरे के बाहर पहुंची तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपकी मम्मी को जल्दी ही कमरे में शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में मम्मी को कमरे में भी ले आए थे। वह वहाँ बैठकर अपनी मम्मी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रही थी। उसने डॉक्टर से पूछा कि मम्मी कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, अब तो वह ठीक है। कमरे में आने के बावजूद भी मम्मी ने सिर्फ एक बार आँख खोलकर रुचि की ओर देखा था और बिना कोई प्रतिक्रिया के फिर उन्होंने आँख बंद कर ली थी। डॉक्टर ने बताया कि होश में आने के बावजूद भी वह अधिकतर समय सोती ही रहेंगी, क्योंकि इनको ऐसी गोलियां दी जा रही हैं। लेकिन क्यों, वो कुछ भी बतला क्यों नहीं पा रही? अरे भाई, ब्रेन की सर्जरी हुई है तो हम क्या करें? अंदर ब्रेन में पट्टी तो नहीं बांध सकते ना। उसको हील करने का एकमात्र उपाय यही है कि वह ज़्यादा समय सोती ही रहे, और इसी तरह की ही उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी इनके सर में भी टाँके लगे हैं। मम्मी के सुंदर और घने बालों को बीच के कुछ हिस्से से काट दिया गया था। काफ़ी समय से उन्होंने अपने बाल में डाई भी नहीं लगाई होगी। इससे वह और भी ज़्यादा वृद्ध और बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तभी उसने अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पापा और नीरू आंटी थी। जी हाँ, यह भाग यहाँ ही ख़त्म होता है। आगे का अगले भाग में आप सुने। मेरी यह वाली धारावाहिक कृपया क्रमवार सुनिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका यह क्रम ना टूटे। धन्यवाद जी, आभार।